तो हेलो गाइज, आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। जिसके हम बात करेंगे भौतिक प्रदेशों की। जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के भौतिक प्रदेश हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है। उसके अलावा जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नदियां हैं, यहाँ के पर्वत हैं, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस महाद्वीप की कि इसकी खोज किसने की। तो इसकी खोज की गई एक विद्वान था जिसने 1492 ईस्वी में खोज की गई। कब? 1492 में एक विद्वान था कोलंबस। ये कहाँ का था? ये यूरोप का था, यानी ये यूरोप महाद्वीप का था। कोलंबस नाम का विद्वान वो क्या करता है कि यूरोप से चलता है भारत की खोज करने के लिए। वो भारत की खोज करते हुए यहाँ पे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आ जाता है और यहाँ पे देखता है कि उसे यही लगता है कि ये जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है ये भारत ही है। तो वो देखता है कि जब यहाँ के लोग गोरे थे, भारत के लोग थोड़े काले थे, इस कारण से यहाँ के लोग थे वो रेड थे, लाल थे, कलर लाल था थोड़ा। इस कारण से सोचता है कि इंडिया नहीं है। वो सोचा कि इंडिया के अंदर भी ये होंगे, तो इनका नाम दे दिया उसने रेड इंडियन। इसके बाद उसे ये नई दुनिया के रूप में दिखा, यानी भारत से अलग एक नई दुनिया दिखी, इसलिए इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को नई दुनिया के नाम से भी जाना जाता है। कोलंबस को लगा कि ये एक नई दुनिया के रूप में है, तो ये नई दुनिया भी इसको नाम दिया गया और इसे रेड इंडियन भी कोलंबस के द्वारा ही नाम दिया गया इसको। कब? 1492 ईस्वी में, जब वह भारत की खोज करते हुए यहाँ पे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पहुंचा था। इसके बाद ये कोलंबस है, ये चला जाता है यूरोप में, यानी इसकी खोज करने के बाद ये वापस यूरोप में जाता है और वहाँ पे इससे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात करता है कि यहाँ पे एक महाद्वीप है, वो ऐसे ऐसे है। यहाँ से फिर एक विद्वान जाता है, वो जाता है 1503 ईस्वी में, जिसका नाम था अमेरिगो वेस्पुकी। अमेरिगो वेस्पुकी ये विद्वान क्या करता है कि इसकी यात्रा करने के लिए जाता है। तो यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आता है और ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आने के बाद यह यहाँ पे घूमता है और देखता है कि जो ये उत्तरी पूर्वी भाग है, ये वाला भाग, यहाँ पे रेड इंडियन लोग रहते थे। इसके अलावा अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आदिवासी लोग हैं, वो निवास करते थे। वो ये कन्फर्म कर चुका था कि ये इंडिया नहीं है, ये भारत नहीं है, ये भारत से अलग एक अलग महाद्वीप है। इसलिए जो अमेरिका नाम पड़ा था वो इस अमेरिगो वेस्पुकी के नाम पर ही पड़ा था। इसी का नाम क्या पड़ा? अमेरिका महाद्वीप। इसके बाद उसने देखा कि जो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप क्यों बोला गया? इसे बोला गया अमेरिका महाद्वीप, लेकिन इस अमेरिका के दक्षिणी भाग में एक और महाद्वीप था। तो इन दोनों में कंफ्यूज हो गया कि इसको किस नाम से जाने, इसको किस नाम से। तो इसको उत्तरी भाग में होने के कारण इसको उत्तरी अमेरिका बोल दिया और ये दक्षिणी भाग में होने के कारण इसको बोल दिया गया दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ये हो गई इसके नाम के संदर्भ में बात। अब करेंगे इस महाद्वीप के राजनीतिक परिचय की बात कि इसकी स्थिति किस तरह से है। तो सबसे पहले ये जो द्वीप है ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, जिसे ग्रीनलैंड के नाम से जाना जाता है। किसको? इस द्वीप समूह को, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में स्थित है। इसे अगर भौगोलिक दृष्टि से देखें तो इसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का में सम्मिलित किया जाता है। इसके अलावा इसको राजनीतिक दृष्टि से देखें, राजनीतिक दृष्टि से यह है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का द्वीप नहीं है, इसलिए इसे ग्रीनलैंड को भौतिक दृष्टि से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में लिए। यहाँ पे एक संधि बनी हुई है जिसे डेविस जल संधि बोला जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे ये अलास्का है, उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पश्चिमी भाग में अलास्का है। यहाँ पे कनाडा है, कनाडा। इसके बाद इसके दक्षिणी भाग में, इसके नीचे ये है यूएसए। इसके बाद ये है मैक्सिको देश है, ये यूएसए है। ये अलास्का है, ये यूएसए का ही भाग है, ये अलास्का। इसके अलावा यहाँ पे भी कुछ छोटे छोटे देश हैं जिनकी बात करें तो यहाँ पे एक देश है जिसे ग्वाटेमाला बोलते हैं।
ग्वाटेमाला। इसके अलावा यहाँ पे एक देश है जिसे बोला जाता है बेलीज। इसके अलावा यहाँ पे एक देश है जिसे बोला जाता है अल साल्वाडोर। इसके अलावा यहाँ पे भी एक द्वीप है जिसे होंडुरास बोला जाता है। इसके नीचे यहाँ पे एक द्वीप समूह है जिसे निकारागुआ बोला जाता है। इसके अलावा यहाँ पे भी एक है कोस्टरिका। कोस्टरिका देश है। इसके सबसे दक्षिणी भाग में एक देश है जिसे बोला जाता है पनामा। तो ये देश समूह है। इन सभी देशों को, जो ये देश समूह है जो उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी भाग में स्थित है, जिसे ये वाला क्षेत्र, इसे उत्तरी अमेरिका में मध्यवर्ती अमेरिका के नाम से जाना जाता है, यानी इसे मध्य अमेरिका भी बोला जाता है। किनको? ग्वाटेमाला हो गया, इसके अलावा बेलीज हो गया, अल साल्वाडोर हो गया, इसके अलावा होंडुरास हो गया, निकारागुआ हो गया, इसके अलावा ये कोस्टरिका हो गया, ये पनामा हो गए। ये देश है, इन सभी देशों को बोला जाता है मध्यवर्ती अमेरिका। इससे ऊपर 3 देश हैं जिसमें कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। ये तीनों देश हैं, ये तीनों देश हैं वो 90% भाग पर फैले हुए हैं। कौन से? जो कनाडा है, यूएसए और मैक्सिको तीनों। और इसके अलावा जो 10% भाग बचा है, ये जो 10% भाग बचा है वो एक तो ग्रीनलैंड का बचा है, इसके अलावा ये मध्य अमेरिका का बचा है। समझ गए होंगे 10% भाग किसका बता है? ग्रीनलैंड, और इसको मिला करके 10% भाग पर फैले हुए। इसके अलावा कनाडा, यूएसए और मैक्सिको के अंदर 90% भाग पर ये फैले हुए। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये एक विकसित महाद्वीप है। नई दुनिया के नाम से भी इसे जाना जाता है। नई दुनिया के नाम से क्यों जाना जाता है हमने अभी बात की। तो कनाडा और यूएसए है, ये एक विकसित देश है, और विकसित होने के कारण इस उत्तरी अमेरिका को एक विकसित देश के नाम से जाना है। लेकिन इसे नई दुनिया के नाम से इसलिए भी जाना जाता है कि अभी वर्तमान में इसका विस्तार हुआ था। तो ये हो गई इसकी राजनीतिक विस्तार की बात, देशों की बात। इसके अलावा जो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये अन्य देशों से या अन्य महाद्वीपों से कहाँ से अलग होता है, कौन कौन सी जल संधियों के द्वारा इसके अलग होता है। तो यहाँ पे एक जल संधि बनी हुई है जिसे डेविस जल संधि बोलते हैं। इस जल संधि को क्या बोलते हैं? डेविस जल संधि। जल संधि किसे बोलते हैं? जल संधि उसे बोलते हैं कि किन्हीं महा जल राशियां हैं, उनके मध्य के जो 2 जल संधियों की मध्य की सीमा रेखा को ही जल संधि बोला जाता है। समझ गए होंगे? कोई भी 2 जल राशियां हैं, उनके मध्य में जो सीमा बनाई जाती है, जैसे ग्रीनलैंड हो गया इधर, और इधर ये उत्तरी अमेरिका हो गया, इसके मध्य में जो जल संधि बनाई गई है वो डेविस जल संधि बनाई गई है, जो ग्रीनलैंड को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। इसके अलावा यहाँ पे भी एक जल संधि बनी हुई है जो उत्तरी अमेरिका और एशिया महाद्वीप को दोनों को अलग अलग भागों में बांटती है। अगर बात करें देशों के हिसाब से तो इधर रूस है, रूस, और इधर अलास्का, इन दोनों को अलग अलग भागों में बांटती है। कौन सी जल संधि? जिसका नाम है बेरिंग जल संधि। यानी यहाँ पे एक जल संधि बनी है जिसे बेरिंग जल संधि बोला जाता है। समझ गए? इसके अलावा एक जल संधि जो उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करती है, यहाँ पे पनामा देश के दक्षिण में एक जल संधि बनी हुई है जिसे पनामा जल संधि बोलते हैं। पनामा जल संधि। तो ये तीनों जल संधियां हैं, ये विभिन्न महाद्वीपों से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को अलग करती है। कौन सी? एक डेविस जल संधि हो गई, इधर पनामा जल संधि हो गई, और इधर बेरिंग जल संधि हो गई। इसके अंदर कुछ खाड़ियाँ भी स्थित है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक यहाँ पे खाड़ी है, इस जगह पे एक खाड़ी है जिसे बोला जाता है हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी कहाँ पे स्थित है? ये कनाडा के अंदर स्थित है, कनाडा के उत्तरी भाग में यहाँ पे। इसके अलावा दूसरी जो खाड़ी स्थित है वो यहाँ है मैक्सिको के देश के पास में, इसे मैक्सिको की खाड़ी बोला जाता है। यहाँ पे मैक्सिको की खाड़ी स्थित है। इसके अलावा एक ये जो कैलिफोर्निया देश है, ये कैलिफोर्निया,
यहाँ पे एक जल संधि यहाँ पे एक खाड़ी बनी है जिसे कैलिफोर्निया की खाड़ी के नाम से जानते हैं। कैलिफोर्निया की खाड़ी कहाँ पे स्थित है? यहाँ पे स्थित है। तो ये बात हो गई खाड़ियों की। तो हमने क्या क्या बात की? सबसे पहली बात की कि इसकी खोज किसके द्वारा की गई, तो 1492 ईस्वी में कोलंबस के द्वारा की गई। कहाँ का था ये? यूरोप महाद्वीप का था। इसके बाद में इस महाद्वीप की यात्रा किसके द्वारा की गई, तो 1503 ईस्वी में अमेरिगो वेस्पुकी के द्वारा इस महाद्वीप की यात्रा की गई। और इस अमेरिगो वेस्पुकी के नाम पर ही इस महाद्वीप का नाम पड़ा। इसके अलावा ये कौन महाद्वीपों से किन जल संधियों के द्वारा अलग होता है, तो डेविस जल संधि हो गई। दक्षिण में देखें तो यहाँ पे पनामा जल संधि हो गई। अगर पश्चिम में देखें तो यहाँ पे ये हो गई बेरिंग जल संधि। तो 3 जल संधियों के द्वारा ये विभिन्न महाद्वीपों से अलग होता है। इसके अलावा यहाँ पे अलास्का है, यहाँ पे कनाडा है, यहाँ पे यूएसए है, मैक्सिको है, और यहाँ पे है अन्य देश हैं जिसे मध्यवर्ती अमेरिका के नाम से जाना जाता है, जिसमें ग्वाटेमाला, बेलीज, अल साल्वाडोर, हंडुरास, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा ये देश हैं जो उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी भाग में स्थित है। तो ये सामान्य परिचय की बात हो गई। अब हम बात करेंगे इसके भौतिक प्रदेशों की। तो उत्तरी अमेरिका के भौतिक प्रदेश, हम इसके भौतिक प्रदेशों की बात करते हैं। तो ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। सबसे पहले कि इसके भौतिक प्रदेश कितने हैं, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो भौतिक प्रदेशों की संख्या है वो 4 है। यानी कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, तो 4 भागों में, 4 भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। तो कौन कौन से हैं? सबसे पहले भौतिक प्रदेश जो उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी भाग है, उस पश्चिमी भाग में सर्वाधिक पर्वत स्थित है, जिसमें एक पर्वत श्रृंखला यहाँ पे है, एक पर्वत यहाँ पे है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ पे है, और एक मैक्सिको के अंदर यहाँ पे स्थित है। इसके अलावा यहाँ पे एक रॉकी पर्वतमाला है। तो इस संपूर्ण पर्वतीय क्षेत्रों को या तो पश्चिमी कॉर्डिलेरा क्षेत्र बोला जाता है, या इन भौतिक प्रदेशों में रॉकी पर्वतीय प्रदेश बोला जाता है। तो सबसे पहला कौन सा है? पश्चिमी कॉर्डिलेरा, या फिर क्या बोलते हैं, रॉकी पर्वतीय प्रदेश। इसके अलावा दूसरा भौतिक प्रदेश है जो इसके मध्यवर्ती भाग में स्थित है, जो मैदानी भाग है संपूर्ण, यानी उत्तरी अमेरिका के जो मध्यवर्ती भाग है उसके अंदर मैदान पाए जाते हैं, इसलिए दूसरा है मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश। अगर तीसरी बात करें तो यहाँ पे एक पर्वतमाला पाई जाती है इस तरह से। तो ये जो पर्वतमाला है, ये कौन सी पर्वतमाला है? ये अपलेशियन पर्वतमाला है। तो तीसरा है अपलेशियन पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। चौथा है वो कौन सा रह गया? इधर अटलांटिक महासागर है, इधर प्रशांत महासागर है, और इनके जो तट के ऊपर स्थित जो क्षेत्र है, जो मैदान है, उनको बोला जाता है महासागरीय तटवर्ती क्षेत्र, महासागरीय तटवर्ती मैदान। कहाँ पे स्थित है? इसकी लोकेशन की बात करें तो देखते हैं, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम कॉर्डिलेरा प्रदेश की, जो कहाँ पे स्थित है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में, यानी इस वाले क्षेत्र में ये है वो स्थित है। इसके अलावा जो मध्यवर्ती भाग में स्थित है वो है मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश। इसके अलावा ये तीसरा प्रदेश है, ये अपलेशियन पर्वतीय प्रदेश है, और चौथा रह गया वो ये अटलांटिक महासागर, इधर प्रशांत महासागर के तट के ऊपर जो मैदान है भाग है वो हो गए
मैदानी प्रदेश। कौन से? महासागरीय और तटवर्ती मैदान। सबसे पहले बात करेंगे इसकी, पश्चिमी कोर्डिलेरा प्रदेश की। तो इसमें ये संपूर्ण पर्वतीय प्रदेश आते हैं। जिसमें बात करें तो सबसे पहला है ये वाला क्षेत्र जिसमें ब्रुक्स पर्वत है। ये ब्रुक्स पर्वत है जो सबसे उत्तरी भाग में स्थित है। इसके अलावा ये यहाँ पे स्थित पर्वत है जिसे अलास्का पर्वत बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे स्थित है यूएस कनाडा के अंदर, इसे बोलते हैं कोस्ट रेंज। यहाँ पे कोस्ट रेंज है। यहाँ पे कनाडा में, यहाँ पे यूएसए में, यहाँ पे एक स्थित है कोस्टेंड पर्वत है। इसके अलावा यहाँ पे ये जो कैलिफोर्निया के उत्तरी भाग में यहाँ पे स्थित है एक पर्वत जिसे सियरा नेवदा राज्य है, उसके अंदर स्थित है। इसके अलावा यहाँ पे दो पर्वत हैं, यानी यहाँ पे पर्वत एक ही पाया जाता है लेकिन उसका विस्तार है वो इधर भी पाया जाता है और इधर भी, इसलिए इसे मिला करके सियरा मांद्रे के नाम से जाना जाता है। इसको दो भागों में बांटा है। एक तो जो पश्चिमी भाग में स्थित है ये वाला जिसे पश्चिमी सियरा मांद्रे, और ये पूर्वी भाग में स्थित है तो इसे बोला जाता है पूर्वी सियरा मांद्रे। ये पर्वत है। इसके अलावा एक ये पर्वतमाला और पाई जाती है इन्हीं के पास, जिसे बोला जाता है जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्वतमाला है ये है रॉकी पर्वतमाला। राकीश पर्वतमाला यहाँ पे स्थित है। इन सभी पर्वतों को पश्चिमी कोर्डिलेरा प्रदेश में बोला जाता है। जो ये पर्वत स्थित है कौन से? पश्चिमी कोर्डिलेरा प्रदेश जिसमें ये पर्वत स्थित है। अगर बात करें इनकी सबसे ऊंची पर्वत चोटियों की, तो जो पश्चिमी कोर्डिलेरा प्रदेश में यहाँ पे जो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो अलास्का के अंदर स्थित है। कहाँ पे? यहाँ पे एक पर्वत चोटी है जिसका नाम है माउंट मैककिले, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किले। इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो 61 इसकी ऊंचाई है, 61-94 है शायद, 61-94 मीटर है। इसके अलावा जो कनाडा है उसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो कोस्ट रेंज के अंदर स्थित है जिसका नाम है माउंट लोगोन। इसके अलावा कनाडा के अंदर जो पर्वत चोटी है कोस्ट रेंज के अंदर, उसका नाम है माउंट रेनियर। ये पर्वत चोटियाँ है, यहाँ पे है एक कोस्ट रेंज के अंदर है और एक है अलास्का पर्वत। ये महत्वपूर्ण पर्वत चोटियाँ हैं जो एग्जाम में छोटे क्वेश्चनों में पूछा जाता है। इसके अलावा ये हो गए रॉकी पर्वतमाला। इसकी अगर सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात करें तो माउंट एल्बर्ट इसकी सबसे ऊंची चोटी है। किसकी? रॉकी पर्वतमाला की यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी है। अगर बात करें तो 1499 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसकी माउंट एल्बर्ट जो रॉकी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी, जो रॉकी पर्वतीय क्षेत्र है, ये जो रॉकी पर्वतमाला है ये एक नवीन वलित पर्वतमाला है। यानी इसका जो निर्माण हुआ है वो वर्तमान में है, यानी ज़्यादा पुरानी ये पर्वतमाला नहीं है। तो ये एक नवीन पर्वतीय प्रदेश है, ये वलित पर्वतमाला है। ये बात होगी पश्चिमी कोर्डिलेरा प्रदेश की। इसके बाद में बात करें हम मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश की, तो मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश है वो कहाँ पे पाया जाता है? तो उत्तरी अमेरिका के मध्यवर्ती भाग में, मध्यवर्ती इस वाले क्षेत्र में मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश पाया जाता है, जिसको देखते हैं हम। जो दूसरा भौतिक प्रदेश है उसका नाम है मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश। दूसरा का नाम है मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश। ये कहाँ पे पाया जाता है? सबसे पहले तो ये पाया जाता है उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप के मध्यवर्ती भाग में। ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप।
ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में इस प्रदेश का जो विस्तार है कहाँ पे पाया जाता है, तो इसका मध्यवर्ती भाग में इसका विस्तार पाया जाता है। इधर ये रॉकी पर्वतमाला है और इधर ये अपलेशियन पर्वतमाला है। इन दोनों के मध्य इसका विस्तार पाया जाता है। यानी पश्चिम में रॉकी पर्वत से लेकर के और पूर्व के अंदर अपलेशियन पर्वत की, यानी पश्चिम में रॉकी पर्वतमाला के मध्य और इधर ही अपलेशियन पर्वतमाला, इन दोनों पर्वतमालाओं के मध्य में महाद्वीप ये भौतिक प्रदेश स्थित। इधर एक नदी बहती है जिसे मैकेंजी के नाम से जाना जाता है, मैकेंजी। इस मैकेंजी नदी से लेकर के और इधर ये है मैक्सिको की खाड़ी। इसके मध्य यह प्रदेश है, जो मैदानी प्रदेश है वो स्थित है। अगर इसके विस्तार की बात तो हमने कर ली कि पश्चिम में रॉकी पर्वतमाला से लेकर अपलेशियन पर्वतमाला के मध्य, उत्तर में मैकेंजी नदी से लेकर के और दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी के मध्य इसका विस्तार पाया जाता है। किसका? मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश का। ये बात हुई। इसका जो मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश का इसका जो उत्तरी भाग है ये पाया जाता है कनाडा के अंदर, इधर जो कठोर भाग है। तो ये जो मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश है ये कनाडा के अंदर पाया जाता है। इसका उत्तरी भाग जो कठोर है, यानी कनाडा के अंदर यह प्रदेश है कठोर है। इस कठोर प्रदेश को बोला जाता है यहाँ पे कनाडियन शिल्ड। कहाँ पे बोला जाता है, यानी इस मैदानी प्रदेश को यहाँ पे कनाडियन शिल्ड के नाम से बोला जाता है। और जो ये प्रदेश है इसके मध्यवर्ती भाग में ये जो ये रॉकी पर्वतमाला है, यहाँ से एक नदी बह के आती है मिसिसिपी मिसौरी नदी, उसके द्वारा जो मिट्टी बहाकर लाई गई है उसी के निक्षेप से इस मैदान का निर्माण हुआ है, इस मध्यवर्ती भाग का। तो इसलिए ये जो मध्यवर्ती भाग है ये एक उपजाऊ मैदान है। उपजाऊ होने के कारण यहाँ पे कृषि वगैरह सर्वाधिक की जाती है, इसलिए ये मैदान है, ये उपजाऊ है। इसके जो दक्षिणी भाग है ये अटलांटिक तटीय प्रदेश है, जिसमें ये है अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित। तो इस तरह से ये मैदान है वो विस्तार है। इसके अलावा जो तीसरा है भौतिक प्रदेश वो है ये जो अपलेशियन पर्वतमाला है। यहाँ पे एक पर्वतमाला बहती है जिसका नाम है अपलेशियन पर्वतमाला। क्या नाम है? अपलेशियन पर्वतमाला। इसके विस्तार की बात करें तो यहाँ पे एक क्षेत्र है न्यू फाउंडलैंड, यानी इसका विस्तार पाया जाता है इधर न्यू फाउंडलैंड से लेकर के दक्षिण में अलबामा तक। इस पर्वत का विस्तार पाया जाए। यह पर्वत है एक प्राचीन पर्वतीय प्रदेश है, यानी इस पर्वत का निर्माण प्राचीन समय में हुआ था। ये प्राचीन पर्वतीय प्रदेश है। प्राचीन पर्वतीय प्रदेश होने के कारण ही इसका जो पर्वतीय भाग है वो खंडित हो गया है, जगह जगह से टूट गया है, खंडित हो गया है, जिस कारण से इसकी जो पर्वत है ये जगह जगह से टूटा हुआ है। इस पर्वत की जब ऊंचाई की बात करें तो कहीं पे 800 मीटर है और कहीं पे 2000 मीटर। तो ये देखा जाए कि जैसे ये पर्वत है ये इस तरह से विस्तृत है, इस तरह से टूट चुका है। यहाँ पे पठारों का निर्माण हो गया है मैदानों के। यहाँ से इसकी ऊंचाई है वो 2000 है। और इस यानी जो पूर्वी भाग है
अपलेशियन पर्वतमाला का जो पूर्वी भाग है वो टूट टूट करके चला गया या नदियों के माध्यम से बह गया। यहाँ पे इस तरह से टूट चुका है। यहाँ पे पठार स्थित है, जैसे कम्बरलैंड का पठार, एक पिडमांट का, यहाँ पे पठार स्थित है। और यहाँ की नदियाँ हैं वो जलप्रपातों का निर्माण करती है और इन जलप्रपातों से ही जल विद्युत का निर्माण होता है। यहाँ पे जो नदियाँ बहती है, इस पर्वत से जो नदियाँ बहती हैं वो एक प्रपात का निर्माण करती है, यानी जलप्रपात का निर्माण करती है। और इस जलप्रपातों से ही जल विद्युत का निर्माण होता है। यहाँ पे नदियों का सर्वाधिक कार्य जो होता है वो जल विद्युत के द्वारा ही होता है, यानी यहाँ पे विद्युत बनाने का कार्य वो सर्वाधिक मात्रा में होता है इस अपलेशियन पर्वतमाला की वजह से। तो ये बात हो गई अपलेशियन पर्वतमाला की। इसके बाद जो चौथा जो भौतिक प्रदेश है वो है महासागरीय तटवर्ती मैदान। महासागरीय तटवर्ती मैदान कहाँ पे पाया जाता है? तो ये जो इधर अटलांटिक महासागर है, इस साइड में जो अटलांटिक महासागर है, इस साइड में प्रशांत महासागर है, यहाँ पे आर्कटिक महासागर है। यहाँ पे इन तटों के ऊपर यहाँ पे इन तटवर्ती मैदानों का विस्तार पाया जाता है। अगर इनकी विशेषता की बात करें, जो इसका जो अटलांटिक महासागर का तटवर्ती मैदान है ये क्या है, ये उपजाऊ क्षेत्र है ये वाला। अगर प्रशांत महासागर की इस तटवर्ती मैदान की बात तो कम उपजाऊ है। यहाँ पे उपजाऊ न होने के कारण यहाँ पे सिर्फ पदार्थों का ही यहाँ पे उपयोग किया जाता है। यहाँ पे जैसे कोयला हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, यहाँ पे ये पदार्थ ही यहाँ पे मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कृषि वगैरह की जाती है। कहाँ पे? अटलांटिक महासागर के जो तटवर्ती क्षेत्र हैं वो। इसके अलावा जो उत्तरी भाग है आर्कटिक महासागर का, यहाँ पे बर्फ़ सर्वाधिक पड़ती है, इसलिए यहाँ पे मैदानों का निर्माण नहीं होता है। किस कारण से? बर्फ़ गिरने के कारण से यहाँ पे है वो मैदानों का निर्माण नहीं होता है। तो ये बात हो गई उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के भौतिक प्रदेशों की। इसकी अगली क्लास होगी वो हमारी नदियों की होगी, अपवा तंत्रों की होगी, उसको देखेंगे। तो ठीक है, इसको मैं पीडीएफ के ऊपर भी पढ़ाने का, इसकी जो पीडीएफ प्राप्त करना चाहे तो टेलीग्राम की लिंक की चैनल है, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से आप ज्वाइन होकर वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। थैंक यू।